देखना अब। तो गवर्नमेंट में हम सबसे पहले देख रहे हैं सेंटर गवर्नमेंट, यानी कि आपके केंद्र सरकार। ठीक है, गवर्नमेंट है तो यहां 3 पिलर होंगे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इंडिया के अंदर गवर्नमेंट की आपके कौन सी फॉर्म है? पार्लियामेंट्री। ठीक, पार्लियामेंट्री सिस्टम आपके एक ऐसा सिस्टम होता है जो कॉलिजन ऑफ पावर के ऊपर आपके बेस्ड होता है, शक्ति संलयन के सिद्धांत के ऊपर। अर्थात यहां एग्जीक्यूटिव का जो फॉर्मेशन होगा वो लेजिस्लेटिव से होगा, ये होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, अब यहां देखना आपके इंडिया के अंदर सबसे पहला पिलर लेजिस्लेटिव, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा आपके जुडिशरी। तो आपके लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव किसे कहते हैं हम? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के 3 होते हैं पार्ट और 2 होते हैं हाउस। ध्यान रखना, हाउस कितने? 2, पार्ट कितने? 3। 3 पार्ट में अपर हाउस, लोअर हाउस एंड प्रेसिडेंट, और हाउस सिर्फ अपर हाउस एंड लोअर हाउस। पार्लियामेंट के अपर हाउस को कहते हैं राज्यसभा और लोअर हाउस को कहते हैं लोकसभा। राज्यसभा में 245 सीट्स, 245 एमपी, लोअर हाउस लोकसभा में 545 एमपी। ठीक है, अब यहां आगे समझना, ये तो सिर्फ आपने इसका बेसिक फॉर्म देखा। दूसरा समझना एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव भारत में 2 प्रकार की होती है, टेम्परेरी एंड परमानेंट। टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, और परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहते हैं किसको? ब्यूरोक्रेसी को। ठीक है, अब यहां आपके जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है उसका काम होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एडवाइस देना, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिर्फ 5 साल के लिए आई है। ठीक, और ये परमानेंट काम कर रहे हैं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ये नहीं पता कि पहले की सरकारें क्या करके गई हैं। पहले की सरकारों के डिसीजन से कौन इनको इन्फॉर्म करेगा? ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, ये ब्यूरोक्रेसी इन्फॉर्म करेगी और ये बताएगी कि अब इसके आगे करना क्या है हमें। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का अगर हम टीयर देखें तो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो टोटल मिनिस्टर होंगे इनकी जो संख्या होगी वो आपके कितनी होगी? मैक्सिमम लोकसभा का 15%। ठीक है, इंक्लूडिंग पीएम। तो इसमें सबसे टॉप पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है? पीएम। पीएम के बाद दूसरे रैंक के मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर, तीसरे स्टेट मिनिस्टर, चौथा स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट और 5वां डिप्टी मिनिस्टर। हर मिनिस्टर से अटैच आपके ब्यूरोक्रेसी का एक सेक्रेटरी होगा। जैसे कि आपके पीएम, पीएम से अटैच होता है कौन? कैबिनेट सेक्रेटरी। पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी सारे ब्यूरोक्रेट्स का हेड होता है। ठीक, देश का सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट होता है कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, अब यहां याद रखना, अब कैबिनेट मिनिस्टर में जैसे होम मिनिस्टर से होम सेक्रेटरी अटैच होगा, डिफेंस मिनिस्टर से डिफेंस सेक्रेटरी अटैच होगा, और ये ऐसे पूरा सिस्टम चलता रहेगा। अब सिस्टम आपके चलता कैसे है कि भारत में होते हैं जनरल इलेक्शन, आम चुनाव हर 5 साल में हुए। लोकसभा के जब आपके जनरल इलेक्शन यानी कि आम चुनाव आपके होते हैं तो कैसा इलेक्शन होता है? डायरेक्ट इलेक्शन, जनता वोट देती है। 545 सीट आपके ये हुई। 545 सीट में से जिस पार्टी की सबसे ज्यादा सीट आती है वही पार्टी निर्माण करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, यानी पीएम और मिनिस्टर उस पार्टी के होंगे जिसकी लोकसभा में मेजॉरिटी होगी। ठीक है, दूसरा याद रखना कि ये जो आपके ब्यूरोक्रेसी है किसके कंट्रोल में वर्क करती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री जब चाहे इनको तब हटा सकता है। इसका मतलब आपके ब्यूरोक्रेसी किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेकिन अगर पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हटाना है तो ये किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल है? लोकसभा। जब लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव आ जाए तभी पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हटाया जा सकता है। ठीक है, अब अगर किसी एमपी को हटाना है तो ये पावर किसके पास है? पब्लिक। 5 साल बाद जनता उठा के उसे बाहर का रास्ता दिखा सकती है। ठीक इसी तरीके से आपके राज्यों के अंदर होती है विधानसभाएं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन डायरेक्ट। एमएलए किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल है? पब्लिक। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो एमएलए होते हैं ये इलेक्ट करते हैं किसको? राज्यसभा एमपी को। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट समझना, अब बचा आपके कौन? प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है कैसा? इनडायरेक्ट। जनता तो भाग लेती नहीं है तो फिर कौन लेगा? राज्यसभा एमपी, लोकसभा एमपी और एमएलए ऑफ स्टेट, ये लेते हैं भाग किसके लिए? प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए। ठीक, इस पूरी व्यवस्था पे अल्टीमेट कंट्रोल किसका है? इस पूरी व्यवस्था पे अल्टीमेट कंट्रोल है इसका, जनता। हम कहते हैं ना डेमोक्रेसी में जनता सुप्रीम होती है। जनता क्यों सुप्रीम होती है? क्योंकि पब्लिक जब चाहे तब यहां चेंज कर सकती है। यहां पब्लिक ही तो चेंज करेगी। पब्लिक जब चाहे यहां चेंज कर सकती है। यहां चेंज हुआ तो यहां चेंज हुआ, यानी कि यहां तक ये चेंज दिखेगा। ठीक, और जब आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी लोकसभा में चेंज हुआ तो यहां चेंज आ गया और यहां का चेंज दिखाई देगा यहां।
यानी कि पूरे सिस्टम के आपके जो सेंटर पॉइंट पे है या जो ग्रास रूट लेवल में वो है पब्लिक। ठीक, यानी पब्लिक जिस दिन चाहे उस दिन पूरी व्यवस्था को आपके एक इलेक्शन में बदल सकती है, लेकिन पब्लिक ऐसा चाहेगी नहीं। राइट, कहां चाहती है पब्लिक? चाहे तो बदल ही देती ना अब तक। ठीक है, हम दोष देते हैं किसको? लीडर्स को, लेकिन लीडर्स को इलेक्ट कौन करता है? करते तो हम ही है ना। ठीक है, तो पब्लिक चाहे तो कभी भी बदल सकती है सिस्टम, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर सुप्रीम पावर हमेशा होती है पब्लिक, जनता। ब्यूरोक्रेट्स को ये कंट्रोल करेंगे ना, ये बैठे तो हैं ऊपर, यहां अच्छे लोग आएंगे तो ब्यूरोक्रेसी तो तुरंत सुधर जाएगी। जब तक ऊपर से पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं होगा, ब्यूरोक्रेसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि 1 रुपए की भी रिश्वत ले लें वो। ठीक, बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के ब्यूरोक्रेट्स कुछ नहीं करते गलत। उन्हें पता है कि अगर उनके ऊपर जो पॉलिटिकल कंट्रोल है वो बहुत स्ट्रांग है और 1 मिनट में सस्पेंशन के ऑर्डर आ सकते हैं, तो ब्यूरोक्रेसी तो अपना काम ईमानदारी से करती है। ठीक है, हाँ, वो ज्यादा अच्छे थे पढ़े लिखों से। हाँ, सच्चाई है। अनपढ़ नेता थे तो उनकी जो सोच थी या उनका जो रिश्वत लेने का तरीका था या फिर उनका जो संभावनाएं थी वो लिमिटेड थी। अब आजकल पढ़े लिखे नेता आ गए, अनलिमिटेड सोच वाले, तो अनलिमिटेड रिश्वत। अनपढ़ नेता ने किसने घोटाला किया है आज तक? किसी ने। हमने वही तो बोला ना, अनपढ़ है इसलिए कम से कम देखो एक चीज बताते हैं, जो व्यक्ति अनपढ़ होता है, जैसे करप्शन की अगर हम बात करें ना, करप्शन की बात करें, करप्ट सिस्टम में जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना वो ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। करप्ट सिस्टम में कम पढ़े लिखे लोग ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते। कांस्टेबल पूरा जोर लगा देगा, 500 रुपए से ज्यादा नहीं ले पाएगा, और अगर आप एसपी के पास पहुंच गए तो शुरुआती 5 लाख से होगी। ठीक, दूसरा एक और सिस्टम होता है, कम पढ़े लिखे जो लोग होते हैं उनके दिमाग में ये रहता है कि ऊपर वाला भी देख रहा है। पढ़े लिखे के दिमाग में ऊपर वाले का कोई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि बस वही ऊपर वाला है, उससे ऊपर कोई है ही नहीं। ठीक, एक और आपको कंसेप्ट बताते हैं ब्यूरोक्रेसी में। आईएएस हिंदी मीडियम वाले भी बनते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी बनते हैं। हिंदी मीडियम से ज्यादा करप्ट ऑफिसर इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं, क्योंकि उनकी जो भौतिकतावादी संस्कृति होती है ना। हिंदी मीडियम वाला कहां से आया? यूपी बिहार मध्य प्रदेश के गांव से निकल के वो आईएएस बन गया, उसे जो सुविधाएं मिली है ना वही बहुत है उसके लिए। उसे तो वो सुविधाएं जो मिल गई हैं, आईएएस की जो बत्ती मिल गई, इससे ज्यादा उसने सोचा ही कब था? हिंदी मीडियम वाले से पूछना आईएएस क्यों बनना चाहते हो, उसे बस वही चकाचौंध चाहिए, वो बत्ती के लिए। भ्रष्टाचार का तो वो बहुत बाद में सोचता है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले को पूरा एनालिसिस रहता है कि आईएएस बनना क्यों है। ठीक है, तो यहां आपके ये सिस्टम होता है। हालांकि जरूरी नहीं है कि सारे लोग एक जैसे ही हो, लेकिन अभी तक का जितने भी आपके ऑफिसर्स रहे हैं ना, उनका एनालिसिस आपके ये बताता है कि हाँ, होता क्या है कि जब आप मटेरियलिस्टिक कल्चर में आ जाओगे, भौतिकतावादी संस्कृति में, तो मटेरियलिस्टिक कल्चर आपको आप करप्शन की तरफ ले ही जाएगा। ठीक, इथिकल कल्चर हमेशा आपको करप्शन से क्या करता है? दूर करता है। ठीक है, तो लोकसभा में 545 मेंबर है तो 15% देख लो, 82 मिनिस्टर होंगे मैक्सिमम। कैसे आ जाएंगे? बीजेपी में 300 एमपी है, सारे थोड़ी मंत्री बन जाएंगे, बनेंगे तो नहीं। ठीक है, तो ये हुआ आपके गवर्नमेंट सेंटर। अब इससे आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। कोई और डाउट यहां तक? नहीं, ठीक है, तो कल की क्लास में इससे आगे। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो लास्ट क्लास में क्या देख रहे थे हम लोग? स्ट्रक्चर सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, अब नेक्स्ट हम आज की क्लास में समझते हैं स्टेट गवर्नमेंट।
तो स्टेट गवर्नमेंट को भी 3 पिलर्स में तोड़ लो, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी।
कर लिया नोट? तो समझना नेक्स्ट। तो हम अगर स्टेट गवर्नमेंट को देखें तो स्टेट गवर्नमेंट के भी आपके तीन पिलर, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव को हम कहते हैं स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल। ठीक, अब यहां याद रखना कि राज्य विधानमंडल के तीन होते हैं आपके क्या पार्ट, कौन सा? अपर हाउस, लोअर हाउस एंड गवर्नर। और राज्य विधानमंडल के हाउस होते हैं कितने? दो, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। तो स्टेट लेजिस्लेचर में अपर हाउस को कहते हैं हम लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इसके सदस्यों को कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। स्टेट लेजिस्लेचर में लोअर हाउस को हम कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, और इसके सदस्यों को कहते हैं हम एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधायक। ठीक है, तो विधायक किसके सदस्य हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली के। ठीक, अब ठीक इसी तरीके से अगर हम एग्जीक्यूटिव देखें तो टेम्परेरी एंड परमानेंट। टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव कौन होगी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। परमानेंट कौन होगी? ब्यूरोक्रेसी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज यहां क्या होगा? 15% ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के टॉप पे होगा कौन? सीएम। फिर आपके अलग अलग रैंक के मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट। ठीक, इसके अलावा डिप्टी मिनिस्टर, और हर मिनिस्टर से अटैच होगा एक सेक्रेटरी। सीएम से अटैच कौन होगा? चीफ सेक्रेटरी। सीएम स्टेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होगा, और चीफ सेक्रेटरी स्टेट की पूरी ब्यूरोक्रेसी का हेड होगा। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट आगे समझना। अब हम स्टेट लेजिस्लेटिव में जब आए तो स्टेट लेजिस्लेटिव में जो आपके लोअर हाउस है लेजिस्लेटिव असेंबली, तो लेजिस्लेटिव असेंबली का राज्य में होता है जनरल इलेक्शन। और कैसा इलेक्शन होता है? डायरेक्ट, जनता खुद वोट देती है। ठीक है, तो पब्लिक आपके लेजिस्लेटिव असेंबली में एमएलए भेजेगी। ठीक, जिस पार्टी के एमएलए सबसे ज्यादा होंगे वही पार्टी राज्य में बनाएगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एडवाइस देने के लिए होगी यहां कौन? ब्यूरोक्रेसी। ठीक, तो ब्यूरोक्रेसी या सचिव जिसे हम सेक्रेटरी बोलते हैं, वो किसके कंट्रोल में काम करेगा? मिनिस्टर के कंट्रोल में। किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होगा? मिनिस्टर के प्रति। और पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल होगी किसके प्रति? लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति। ठीक है, इसके बाद में लेजिस्लेटिव असेंबली के जो एमएलए हैं ये किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल है? पब्लिक, जनता के प्रति। ठीक, ठीक इसी तरीके से आपके अपर हाउस, भारत में जो आपके अपर हाउस है ये सभी राज्यों में नहीं है। ठीक, लोअर हाउस भारत के 28 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरी में। ठीक है, लेकिन अपर हाउस भारत में आपके सिर्फ 6 स्टेट में। अपर हाउस का गठन आर्टिकल 169 के तहत इंडिया में होता है, ये आगे बताएंगे कैसे गठन होता है। ठीक, किन 6 राज्यों में अपर हाउस? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना। बाद में इसका जो इलेक्शन होता है इसके मेंबर्स का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही मेथड इसमें यूज होती हैं अलग अलग सीट्स पे। ठीक है, तो ये हम अपर हाउस जब स्टेट गवर्नमेंट पढ़ेंगे तब डिटेल में देखेंगे कैसे होता है इलेक्शन। तो यहां हमने बेसिक इंट्रो आपके देखा। तो स्टेट के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर, अपर हाउस को लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ 6 स्टेट में। आर्टिकल 169 के तहत इसका एबोलिशन क्रिएशन होता है और इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन से मेंबर्स आते हैं। लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली, इसका डायरेक्ट इलेक्शन आपके होगा। लोअर हाउस में जिस पार्टी की मेजोरिटी होगी वही बनाएगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज 15% ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के टॉप पे सीएम, यहां ब्यूरोक्रेसी के टॉप पे चीफ सेक्रेटरी। तो यहां भी हम देखें तो पूरे सिस्टम के आपके कोर पॉइंट पे कौन है? जनता। यहां भी पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने की क्षमता कौन रखता है? पब्लिक। ठीक, तो डेमोक्रेसी के अंदर हमेशा याद रखना सुप्रीम होती है पब्लिक। जब ऑप्शन में पब्लिक ना हो तब सुप्रीम होता है कॉन्स्टिट्यूशन। जब तक ऑप्शन में पब्लिक है ना तब तक सुप्रीम हमेशा पब्लिक होगी। ठीक, और अगर पब्लिक ऑप्शन में नहीं है तो फिर क्या आंसर लगाओगे? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद। तो ये 2 टीयर आपने गवर्नमेंट के देखे, सेंटर एंड स्टेट। अब इसके बाद में आता है एक और टीयर, लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार। तो इसमें आपके कौन कौन सी संस्थाएं होती हैं?
इसको बनाओ पहले। चलिए नोट। तो नेक्स्ट याद रखना, लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार। तो लोकल गवर्नमेंट हम कहते किसे हैं, ठीक है। लोकल एरिया गवर्न बाय लोकल पीपल, जब किसी आपके स्थानीय क्षेत्र का शासन स्थानीय लोगों के द्वारा किया जाए तो ये कंसेप्ट आपके क्या कहलाता है, लोकल गवर्नमेंट। अब लोकल गवर्नमेंट भारत में हमें दो जगह दिखाई देता है, एक रूरल रीजन और एक अर्बन रीजन। रूरल रीजन में लोकल गवर्नमेंट की संस्था है क्या, पंचायत, और अर्बन रीजन में लोकल गवर्नमेंट की संस्था है म्युनिसिपैलिटी एंड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। अब दोनों को हम समझें तो सबसे पहले हम पंचायतों के स्ट्रक्चर पे आते हैं भारत में। भारत के अंदर आपके एक 3 टायर पंचायती राज सिस्टम है। 3 टायर पंचायती राज सिस्टम से आपके तात्पर्य क्या है कि ये है आपके, मान लिया कोई डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके ये हैं आपके क्या, विलेज। तो किसी जिले के अंदर तो बहुत सारे विलेज होंगे, 500, 600, 700, 200, 400, कितने भी विलेज हो सकते हैं। ये है आपके कोई एक डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके ये फैले हुए हैं गांव। तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत हम कहते किसे हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आने वाले आपके सभी विलेज की जो आपके पंचायत होती है उसे कहते हैं हम डिस्ट्रिक्ट पंचायत। तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत आपके, इसका निर्माण किससे होता है, किसी जिले के अंदर आने वाले सभी विलेजों से। तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत में आपके सबसे पहला टियर ये हुआ डिस्ट्रिक्ट पंचायत। तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत का मतलब
एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी गांव हैं, ठीक है, उन गांव को मिला के बनने वाली पंचायत। अब कोई जो आपके डिस्ट्रिक्ट होता है ये डिवाइड आपके होता है कुछ ब्लॉक में। डिस्ट्रिक्ट किस में डिवाइड होता है? ब्लॉक में। मान लिया इस डिस्ट्रिक्ट में 4 ब्लॉक हैं, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4। तो इसका मतलब अब आपके क्या हुआ? ब्लॉक पंचायत। एक ब्लॉक के अंदर जितने गांव हैं उन गांव को मिला के बनती है कौन सी पंचायत? ब्लॉक पंचायत। तो ब्लॉक पंचायत आपके किसके अंदर आ गई? ब्लॉक के अंदर। तो एक ब्लॉक के अंदर आपके जितने भी गांव हैं उनको मिला के बनती है ब्लॉक पंचायत, या इसे हम आपके कहते हैं जनपद पंचायत, जनपद या ब्लॉक पंचायत। ठीक। और किसी एक गांव की जो पंचायत होती है, किसी भी एक गांव की पंचायत, इसे हम क्या कहेंगे? विलेज पंचायत। ठीक है। अब यहां हम देखें कि जब भी पंचायत के लिए आपके इलेक्शन होगा तो यहां वोट देता कौन है? ठीक है। तो अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पंचायत के तीनों ही इलेक्शन, चाहे वो विलेज पंचायत का हो, ब्लॉक का हो या आपके डिस्ट्रिक्ट का हो, वोटर तो गांव के ही होंगे, शहर के वोटर तो इसमें भाग ले नहीं सकते। ठीक है। तो अब ये है आपके, मान लिया आपके कोई विलेज, ये आपके कोई विलेज हुआ। अब किसी विलेज की आपके मान लिया कि ये जो पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन है मान लिया कितनी? 10,000। पॉपुलेशन कितनी है? 10,000। लेकिन आपके गांव के अंदर जो वोटर हैं वो वोटर हैं मान लिया कुल आपके कितने? 8,800। ठीक, क्योंकि 18 साल से कम उम्र के वोटर होंगे नहीं। ठीक है। तो ये जो 8,800 लोग हैं इन्हें हम आपके किस नाम से जानते हैं? ग्राम सभा। तो विलेज पंचायत या डिस्ट्रिक्ट पंचायत या आपके ब्लॉक पंचायत किसी भी टीयर के इलेक्शन हो, इसमें आपके वोट देगा कौन? ग्राम सभा। यही वोट देंगे ना। ठीक। तो यहां 3 टीयर होते हैं पंचायतों के, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ब्लॉक या जनपद पंचायत और विलेज पंचायत। और इनके जो वोटर होते हैं वो आपके क्या होते हैं? गांव की ग्राम सभा। हर गांव में एक ग्राम सभा होगी। ठीक है। और यही आपके ग्राम सभा के मेंबर्स जितने भी होंगे वो सब आपके वोट देंगे पंचायत इलेक्शन में। ठीक। तो ये तो हुआ पंचायतों का सिस्टम। इस फिगर को बना लो। कर लिया नोट? अब दूसरा सिस्टम समझना। अब आपने देखा कि अर्बन रीजन में लोकल गवर्नमेंट की 2 संस्थाएं, एक म्युनिसिपैलिटी और एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। अब इन्हें समझ लें हम।
कर लिया नोट। तो नेक्स्ट, तो अर्बन रीजन में अगर हम लोकल गवर्नमेंट की संस्थाएं देखें तो अर्बन रीजन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक छोटे शहर और एक बड़े शहर। ठीक है, छोटे शहर में आपके लोकल गवर्नमेंट की संस्था होती है म्युनिसिपैलिटी, नगर पालिका, और बड़े शहरों में आपके लोकल गवर्नमेंट की संस्था होती है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि नगर निगम। अब यहां याद रखना, चाहे म्युनिसिपैलिटी हो चाहे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, छोटा शहर हो चाहे बड़ा शहर हो, हर शहर को हम आपके डिवाइड करते हैं कुछ वार्ड में। ठीक है, हर वार्ड में कुछ पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, और हर वार्ड से एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है जिसे कहते हैं हम पार्षद या काउंसलर। चाहे वो नगर निगम हो चाहे नगर पालिका हो, काउंसलर दोनों में होगा। वार्ड से एक काउंसलर आया। ठीक है, फिर इसके बाद आपके अगर नगर पालिका है तो यहां काउंसलर की अध्यक्षता करेगा कौन? म्युनिसिपल चेयरमैन। इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ठीक यही आपके नगर निगम में काउंसलर की अध्यक्षता करेगा कौन? मेयर। इसका भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब यहां आपके म्युनिसिपैलिटी में गवर्नमेंट ऑफिसर होता है आपके, जो इसकी रूटीन एक्टिविटीज को देखता है, उसे कहते हैं हम चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर। ठीक, मुख्य नगर पालिका अधिकारी। ठीक इसी तरीके से आपके नगर निगम में भी आपके क्या होता है? एक ब्यूरोक्रेट होता है जिसे कहते हैं हम कमिश्नर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर। ठीक है, ये यहाँ की रूटीन एक्टिविटीज देखता है। कमिश्नर एक आईएएस ऑफिसर होता है और आपके चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर एक पीसीएस ऑफिसर होता है। ठीक है, ये है आपके किसका? आपके लोकल गवर्नमेंट अर्बन रीजन। तो ये अर्बन रीजन का आपके सिस्टम होता है। तो ये हमने देखा कि सेंटर गवर्नमेंट के सिस्टम में क्या है, स्टेट गवर्नमेंट में क्या है और लोकल गवर्नमेंट में क्या है। अब नेक्स्ट हम समझते हैं आपके जुडिशरी, कि भारत में किस तरह से जुडिशरी का पैटर्न ऊपर से नीचे तक आपके डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है,
कर लिया नोट? तो इंडिया में अगर हम जुडिशरी की बात करें तो जुडिशरी इंडिया में आपके एक इंटीग्रेटेड पैटर्न पे वर्क करती है। इंडिया के अंदर इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है, एकीकृत न्यायपालिका। यानी यहाँ कोई अलग टियर नहीं है, नीचे से लेके ऊपर तक पूरी जुडिशरी आपके क्या है, इंटीग्रेटेड है, जुड़ी हुई है। ठीक है। सबसे आपके टॉप लेवल पर जुडिशरी में कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट, जिसका न्याय क्षेत्र पूरा भारत होता है। फिर आते हैं आपके हाई कोर्ट, ठीक है, संबंधित राज्य जिसका न्याय क्षेत्र होगा, जुरिडिक्शन। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। ठीक है। अब यहां याद रखना कि ये जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट आपके होती है, जिला एवं सत्र न्यायालय डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी। अब यहां आपकी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में दो जज बैठते हैं, एक को कहते हैं हम डिस्ट्रिक्ट जज और एक को कहते हैं सेशन जज। डिस्ट्रिक्ट जज वह पर्सन होता है जो सिविल मैटर में अपना डिसीजन देता है, और सेशन जज वह पर्सन होता है जो क्रिमिनल मैटर में अपना डिसीजन देता है। सिविल मैटर यानी लेन देन, मकान मालिक किराएदार का विवाद, ठीक है, किसी ने किसी की जमीन पर कब्जा कर लिया, ये सिविल मैटर। क्रिमिनल मैटर यानी मारपीट, हत्या, अपहरण, बलात्कार, ये सब कैसे मैटर है? क्रिमिनल मैटर। तो डिस्ट्रिक्ट जज सिविल मैटर में डिसीजन देगा और सेशन जज क्रिमिनल मैटर में। अब होता क्या है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट तक तो आपके क्या हुआ, कोर्ट एक ही होती है सिविल और क्रिमिनल मैटर की। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से जैसे ही हम नीचे आते हैं, सिविल मैटर की कोर्ट अलग हो जाएगी और क्रिमिनल मैटर की कोर्ट अलग हो जाएगी। ठीक। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के नीचे सिविल मैटर की आपके फर्स्ट कोर्ट होती है, कौन सी? सबॉर्डिनेट कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय सिविल, और क्रिमिनल मैटर की सबॉर्डिनेट कोर्ट क्रिमिनल। ठीक है। अब सबॉर्डिनेट कोर्ट से नीचे जो सबसे लोअर टियर आपके होता है सिविल मैटर का, वो होता है मुंसिफ कोर्ट, मुंसिफ न्यायालय, और इसका होता है आपके सेशन कोर्ट। ठीक है। अब यहां याद रखना इन दोनों कोर्ट की इनकी खास बात आपके क्या है। ये जो मुंसिफ कोर्ट है और ये जो सेशन कोर्ट है, सबसे जो लोअर लेवल पे, ये मैक्सिमम उन्हीं मामलों की सुनवाई कर सकती है जिनमें आपकी सजा का प्रावधान कितने साल का है? 3 साल। ये 3 साल तक की सजा देने का अधिकार रखती है। इससे ऊपर सबॉर्डिनेट कोर्ट मैक्सिमम 7 साल तक की सजा देने का अधिकार रखती है। अगर इससे ऊपर सजा वाला कोई मामला है तो वो देगी अब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। अब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में भी एक झंझट है। मान लो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने दे दिया सेंटेंस टू डेथ, मृत्युदंड, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के देने पे आपके सेंटेंस टू डेथ एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये मामला जाएगा अब हाई कोर्ट, क्योंकि सेंटेंस टू डेथ राइट टू लाइफ का मुद्दा आ गया। अब यहां हाई कोर्ट एक्शन लेगा कि इस सेंटेंस टू डेथ को कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है। तो लाइफ जब हाई कोर्ट आपके सर्टिफाई कर देगा सेंटेंस टू डेथ को, तभी आपके वो सेंटेंस टू डेथ एग्जीक्यूट होगा। अगर हाई कोर्ट ने आपके मान लिया माफ कर दिया तो फिर वो समाप्त हो जाएगा। ठीक। तो ये होता है किसका पैटर्न? आपके जुडिशरी। तो ये हमने आपके देखा बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो पॉलिटी के जितने बेसिक्स होते हैं, स्टेट क्या होता है, गवर्नमेंट क्या होता है, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के सारे सिस्टम किस तरीके से डेमोक्रेसी में वर्क होता है, स्टेट, सेंटर और लोकल गवर्नमेंट और जुडिशरी। ठीक है। अब हम आते हैं आगे। अब हम प्योर कॉन्स्टिट्यूशन में एंटर करते हैं।
तो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, तो संविधान हम कहते किसे हैं, सबसे पहले तो ये समझें। ये जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड है, एक लैटिन वर्ड कॉन्स्टिट्यूट से ड्राइव हुआ है, और कॉन्स्टिट्यूट का अर्थ होता है रूल ऑफ गवर्नेंस, शासन करने के सिद्धांत या शासन करने के नियम। ठीक है। अब यहां समझना कि कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली है क्या, बेसिक फंडामेंटल और प्रिंसिपल लॉ ऑफ एनी कंट्री अकॉर्डिंग टू विच वी गवर्न एनी कंट्री। किसी देश का आधारभूत कानून जिसके अनुसार उस देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है, ये होता है आपके क्या, कॉन्स्टिट्यूशन। अब नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन में आगे समझना कि किसी देश में कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत आपके पड़ती क्यों है। तो क्यों पड़ती है जरूरत कॉन्स्टिट्यूशन की? अगर किसी देश पे शासन करना है तो शासन करने के आपके कुछ तो बेसिक फंडामेंटल्स प्रिंसिपल होने चाहिए, इसके लिए जरूरत पड़ती है कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक। दूसरा, शासन कौन करेगा, सरकार। किसके ऊपर करेगा, नागरिकों के ऊपर। तो कम से कम नागरिक और सरकार को एक दूसरे पे ये ट्रस्ट होना चाहिए कि ये जो शासन होगा वो सही होगा। उसके लिए भी कुछ प्रिंसिपल्स चाहिए, तभी तो ट्रस्ट बनेगा वो, कि सरकार किस तरह से शासन करेगी। तीसरा, आपके सिटीजन्स का एक्सप्लॉइटेशन ना हो, ये सिटीजन्स को विश्वास होना चाहिए। ठीक। और सिटीजन्स का डेवलपमेंट एंड वेलफेयर हो। ठीक है, तो ये भी सिटीजन्स को पता होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ेगी कि सिटीजन्स की राइट एंड ड्यूटीज क्या है और गवर्नमेंट की राइट एंड ड्यूटीज क्या है। तो ये सब डिफाइन करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की। क्योंकि देश में अगर बेहतर शासन करना है तो सिटीजन और गवर्नमेंट दोनों को एक दूसरे पे बनाना होगा ट्रस्ट। ये तभी होगा जब हमारे पास कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होंगे। ठीक। जिससे प्रिंसिपल्स होंगे तो क्या पता होगा, लोगों को पता है कि सरकार कॉन्स्टिट्यूशन से अलग कुछ नहीं कर सकती, और सरकार को भी पता है उसे जो करना है कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट में रह के करना। ये ट्रस्ट तभी डेवलप होगा। ठीक है, इसीलिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की। क्या?
तो किसी भी देश में कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों है? तो सबसे पहले तो रूल ऑफ गवर्नेंस इनको बनाने के लिए नीड है। दूसरी नीड क्यों है? सिटीजन और गवर्नमेंट का आपस में ट्रस्ट बढ़ाने के लिए नीड है। तीसरी नीड सिटीजन और गवर्नमेंट की ड्यूटीज और राइट्स को डिसाइड करने के लिए नीड्स है। इसके अलावा सिटीजन्स के एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है, और सिटीजन के डेवलपमेंट एंड वेलफेयर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है। तो इन कारणों से हमें चाहिए होता है किसी भी देश में क्या? कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान।